जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के ग्रंथ की, और विभिन्न जो कथन है, जहाँ से तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसके लेके हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और टू द पॉइंट जो जो इम्पोर्टेंट कथन है, फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताबी हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आपके अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आप जो है रेगुलर जो है निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे, प्रकरण 3 चल रहा है अपना, निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्ग सूफी शाखा के बारे में। तो कुछ विशेष तथ्य जो शेष बचे हैं उनके बारे में आज बात कर लेंगे, और हमारा जो प्रकरण 3 है वो पूरा हो जाएगा। प्रकरण 3 सूफी शाखा, जिसे बोलते हैं प्रेमाश्री शाखा पे ना, प्रेमाश्री शाखा, सूफी शाखा, जिसे प्रेमाश्री शाखा भी बोलते हैं। अब हमारे जो महत्वपूर्ण कथन है हम बात कर चुके हैं इसमें। एक तो मज्जन के लिए मैंने लिखवा दिया आपको, और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि ईश्वर का विरह जो है सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना मार्ग में कोई भी प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती। और मलिंग मुंह में जयसी को लेकर जो महत्वपूर्ण कथन था वो मैंने आपको लिखवाया था कि जयसी की अक्षय कीर्ति का जो आधार है वो है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जयसी का हृदय कैसा कोमल है और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर इसकी गूढ़ता और गंभीरता जो है सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ये मैं लिखवा चुका हूँ आपको। और कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। और जो लास्ट में लिखवाया था वो ये था कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्षता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की जो आवश्यकता बनी उस जयसी द्वारा पूरी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि आपका ये कमेंट आता है कि सर जो है ये सीरीज किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के साथी जो देख रहे हैं वो इनके अलग नोट्स बना लें। और टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ भी लगता है वो सारी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज आगे बात करें तो जो पद्मावत में जो प्रेम गाथा के बारे में कथन है शुक्ल का कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा जो है पूर्ण प्रौढ़ता मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ना प्रेम के में। इस कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। यह प्रश्न बना है कि पद्मावत में इतिहास और कल्पना का योग है या नहीं, तो योग है। इसे लिख लेंगे आप कि पद्मावत में प्रेम गाथा, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को, पद्मावत में जो प्रेम गाथा की जो परंपरा है वो पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सबसे अधिक क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसकी कहानी में क्या विशेषता है कि इसमें कल्पना और इतिहास का योग है। तो इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसकी कहानी में भी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कि इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। तो पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसकी कहानी में भी विशेषता है कि इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। बात करें कि इस पूर्व रूप में इस कहानी का जो पूर्वार्ध तो क्या माना जाता है? कल्पित माना जाता है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर। तो आगे लिखेंगे इस रूप
इस कहानी का पूर्वार्ध इस कहानी का इस कहानी का पूर्वार्ध इस कहानी का पूर्वार्ध तो कल्पित इस कहानी का पूर्वार्ध तो क्या माना जाता है? कल्पित माना जाता है, कल्पित है। और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर माना जाता है, ऐतिहासिक आधार पर। और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक आधार पर लिखा हुआ माना जाता है पद्मावत में। तो कुछ प्रश्न बन सकता है कि कहानी का कौन सा भाग पूर्वार्ध है, कौन सा ऐतिहासिक है? तो कहानी का जो है पूर्वार्ध जो है कल्पित है, और जो उत्तरार्ध जो है भाग वो है ऐतिहासिक आधार पर लिखा हुआ भाग है। बात करें कि यद्यपि जो पद्मावत रचना जो है संस्कृत में जिस प्रकार प्रबंध काव्य लिखे गए हैं उसी की पद्धति में नहीं लिखा गया है इसमें ना। फारसी की से मसनवी शैली पर लिखा है, और वीर श्रृंगार जो है आदि जो वीर श्रृंगार आदि के जो वर्णन है वो चली आती हुई जो भारतीय परंपरा रही है उसी के अनुसार इसमें वर्णन किया है। तो कथन में लिखेंगे कि यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों यद्यपि जो पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये 3 कथन जो है अति महत्वपूर्ण है। पहला है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की जो परंपरा है वो पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। ये उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस कहानी में भी विशेषता क्या है? इतिहास और कल्पना का योग है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर लिखा हुआ है। यद्यपि पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि का जो वर्णन किया है भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार इसमें किया गया है। यहाँ तक लिख लेंगे। देखो प्रश्न इस तरह बनता है कि मेन प्रश्न तो यहाँ से बनता है कि इसका कौन सा भाग मतलब ये प्रश्न ये भी बनेगा सबसे पहले कि पद्मावत जो है पूरी तरह कल्पना पे आधारित है, कल्पित ग्रंथ है या ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो देखो दोनों कथन आ सकते हैं। इसका आधा भाग कल्पित है और आधा भाग जो है ऐतिहासिक है। कौन सा भाग कल्पित है? तो पूर्वार्ध का जो भाग है वो कल्पित है, और उत्तरार्ध का जो भाग है वो ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। तो इस तरह याद रखना है। और पद्मावत की जो रचना हुई है वह संस्कृत के जो काव्य हैं प्रबंध काव्य में सर्गबद्ध लिखा जाता था, वैसे नहीं बल्कि फारसी की जो मसनवी शैली है उसके आधार पर लिखा गया है। और लेकिन इसमें जो श्रृंगार का वर्णन किया गया है, वीर रस का जो वर्णन किया गया है वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा के अनुसार किया गया है, भारतीय कहानी के ऊपर इसे लिखा गया है। तो इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। अब चलते हैं आगे। अब बात करें तो इसका जो पूर्वार्ध तो जो है एकांत प्रेम मार्ग का आवाज़ देता है, पूर्वार्ध है ना, और उत्तरार्ध जो है एक लोक पक्ष का भी विधान इसमें। तो ये कथन में नोट करेंगे। किसका? पद्मावत का ना। इसका पूर्वार्ध तो एकांत
इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही, एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास, एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास क्या करता है, आभास देता है। पर उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध में क्या है, लोक जो पक्ष है, लोक पक्ष का भी विधान है, का भी विधान। देखो इसका पूर्वार्ध तो क्या है, एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है, और उत्तरार्ध जो है लोक पक्ष का भी विधान है। यहाँ तक जो बात हुई है वो ये अपने पद्मावत को लेके, 3-4 जो थे महत्वपूर्ण कथन थे वो पद्मावत को लेके। अब आगे जो बात करेंगे वो अन्य जो ग्रंथ उनके बारे में, सूफी शाखा के, प्रेमाश्रय शाखा के जो ग्रंथ उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। तो इसका पूर्वार्ध तो क्या है, एकांत प्रेम मार्ग का आभास देता है, और उत्तरार्ध जो है लोक पक्ष का भी उसमें विधान है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले कथन, जो अगले इतिहास को लेकर, जैसे उस्मान, अगला कथन है उस्मान को लेकर। उस्मान तो ये जहांगीर के समय जो है उस्मान क्या है, चित्रावली लिखी है। कौन सी रचना लिखी इसने, चित्रावली। तो ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने अपना उपनाम जो है मान लिखा है ना। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। इनके बारे में प्रश्न बन सकता है ये, तो ये लिख लेंगे आप, उस्मान ये जहांगीर। देखो कथन वाले प्रश्न भी लिखवा रहा हूँ और टू द पॉइंट कुछ विशेष तथ्यों वाले प्रश्न भी साथ के साथ लिखवा रहा हूँ। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ठीक है ना, ये जहांगीर के समय में क्या थे, वर्तमान थे, अर्थात जहांगीर के समय में थे ये, और गाजीपुर के रहने वाले थे। और कहाँ के रहने वाले थे, गाजीपुर के रहने वाले, और गाजीपुर के रहने वाले थे। और इन्होंने अपना उपनाम जो क्या लिखा, मान लिखा। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है ना। उपनाम क्या लिखा है, मान। इन्होंने उपनाम जो है मान लिखा है, ये शाह निजामुद्दीन, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के क्या थे, ये शिष्य थे। हाजी बाबा के ये शिष्य थे। ठीक है, बात करें चित्रावली के बारे में, तो ये सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप पहुंचना, पर विशेषता ये है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। ये दो बातें चित्रावली को लेकर, तो ये भी आप नोट करेंगे, चित्रावली। तो इसमें एक तो क्या दिखाया गया है कि अंग्रेजों का, है ना, जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप पे पहुंच रहे हैं, ये बात इसमें कही गई चित्रावली के। उस समय जहांगीर के समय वर्तमान थे, उस समय लिखा था इन्होंने। और एक बात ये लिखते हैं ये कि ये कहानी बिल्कुल क्या है, कवि कल्पित है। तो सबसे विलक्षण बात ये है, इसको लेके ना चित्रावली में बात है, सबसे विलक्षण बात है क्या, जोगियों का अंग्रेजों के द्वीपों पर पहुंचना, अंग्रेजों के द्वीप पर पहुंचना। और दूसरा कथन है कि पर विशेषता यह है कि कहानी क्या है, बिल्कुल कवि कल्पित है, बिल्कुल कवि
कल्पित है ना, कहानी बिल्कुल कवि कल्पित है। चित्रौली के बारे में दो बातें। सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजों पर पहुंचना, ये चित्रौली में दिखा गया और ये विशेषता, ये कहानी बिल्कुल कवि कल्पित है। और आगे बात करें शेख नबी के बारे में, कथन प्रसिद्ध है शेख नबी। शेख नबी यही प्रेम मार्ग ही सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रश्न बनने लायक है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शेख नबी से जो है सूफी कवियों की जो साहित्य लिखते थे उनकी अंत मानते शेख नबी से। तो यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। समाप्ति समझनी चाहिए, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर देखते हैं आगे। उस्मान को लेके कहते हैं कि ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाज़ीपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना उपनाम क्या लिखा था? मान लिखा है। और ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली की बात करें तो सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप पर पहुंचना। पर विशेषता ये भी है कि ये कहानी बिल्कुल क्या है? कवि की कल्पनाशील है, कल्पित है। शेख नबी के बारे में कहते हैं कि यही प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। अर्थात शेख नबी से ही क्या है? प्रेम गाथा की समाप्ति समझनी चाहिए। अतः शेख नबी से ही। आगे लिख लेंगे। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, है ना। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। और आगे अब आखिरी जो विशेष सूफी कवि नूर मोहम्मद, उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो सूफी शाखा है, प्रेमाश्री शाखा, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रकरण 4 में, जिसका नाम है शगुन धारा, राम भक्ति शाखा से पढ़ेंगे। ठीक है। शेख नबी यही प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता समाप्ति समझनी चाहिए। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। साथ के साथ अच्छे से नोट्स बनाएं, साफ़ सुथरे, और रिवीजन करते रहें। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो कम से कम आप 2 बार रिवीजन करें। उसके बाद अगर आप आचार्य शुक्ल की किताब पढ़ना चाहते हैं फिर आचार्य शुक्ल की किताब ज़रूर पढ़ें। लेकिन पहले जो है ये जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप जब पहली बार किताब पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए। तो आपके ये जो नोट्स हैं ये आपको लगभग 450 पेजों की किताब जो है वो आपको लगभग 50-60 पेजों में आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो 50-60 पेजों के नोट्स को अगर आप 2 बार दोहरान कर लोगे तो फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट था या है, ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। अब आगे बात करें नूर मोहम्मद को लेके। नूर मोहम्मद, ठीक है। नूर मोहम्मद को लेके आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों में अधिक था। ठीक है। पहले बात ये कि फ़ारसी के अच्छे आलिम थे। फ़ारसी के क्या हैं? ये अच्छे आलिम थे। अच्छे आलिम, फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा और इनका हिंदी काव्य भाषा और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान, हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों में क्या है? अधिक था।
अधिक था। फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी जो ज्ञान था सब सूफी कवियों में अधिक था। और इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने जो रचना लिखी इंद्रावती। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शेख नबी को तो आखिरी लेखक मान रहे सूफी प्रेम गाथा का, है ना, और इनकी रचनाएं इंद्रावती उसको मानते हैं सूफी पद्धति का आखिरी ग्रंथ। तो लिख लेंगे इंद्रावती। जो रचना किन की है? नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद कृत, नूर मोहम्मद इनकी रचित नूर मोहम्मद कृत है। तो कहते हैं कि इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल ये बात बोलते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो वही इंद्रावती, जो किसके लेखक नूर मोहम्मद। सूफी आख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा जो है यही सम्मत मानी जा सकती है। ये बात लिख लेंगे कि सूफी आख्यान काव्यों की सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति यही मानी जा सकती है। यही मानी जा सकती है। कहाँ? इंद्रावती से। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। तो नूर मोहम्मद बोलते हैं कि फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों में अधिक था। और इंद्रावती को लेकर जो नूर मोहम्मद की आचार्य शुक्ल कहते हैं इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। और सूफी आख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा थी उसकी समाप्ति भी यही मानी जा सकती है। तो ये हमारा जो प्रकरण 3 था सूफी शाखा प्रेमाश्रय शाखा का, वह कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सगुण धारा राम भक्ति शाखा के प्रकरण 4 की। आशा करता हूँ आप सबको क्लास से अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत जल्द जो है आपको अपने सपने के लिए मैं बधाई देता हूँ कि आपका सपना बहुत जल्दी हो रहा हो और आप जो है फिर मुझसे कहोगे सर हमने आपके इस चैनल से तैयारी की और आज हम इस पड़ाव पर पहुँचे, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों को बताएं कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या वरिष्ठ विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो शायद ऐसे अगर क्लासेस निःशुल्क कोर्स करवा रहा है उसे जुड़ सकते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी डीएसएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी कीजिए। और बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है और खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, सकारात्मक रखें। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, है ना। उस पर वीडियो बना लेंगे और उस पर बातचीत कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।